नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है लेवेनफेल्ड 1973 के अनुसार दृष्टि दिव्यांग जनों को दी जाने वाली शिक्षा में कुछ अनिवार्य परिवर्तन। दृष्टि दिव्यांग जनों को भी शिक्षा सामान्य जनों की ही भांति प्रदान की जाती है, परंतु उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत पृष्ठभूमि तथा उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यानस्थ रखते हुए दृष्टि के अभाव को प्रधानता देकर कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर चिंतन अधिक जोर देना होता है। ऐसे ही हम इन बिंदुओं को निम्नवत देखें और उन पर विशेष ध्यान देने की प्रविधि पर भी विचार करते हैं। तो अगर लेवेनफेल्ड थ्योरी की बात हम करते हैं तो वहाँ सैद्धांतिक तौर पर दृष्टि दिव्यांग साथियों को दी जाने वाली शिक्षा में 4 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। प्रथम, व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन। दूसरा, शिक्षण में स्थूलता कंसल्टेंटनेस इन टीचिंग। तीसरा, अनुभवों की एक रूपता पर आधारित शिक्षण टीचिंग बेस्ड ऑन यूनिफाइंग एक्सपीरियंसेस। और चौथा, करके सीखना व आत्माभ्यास लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ प्रैक्टिस। इन चारों बिंदुओं को एक एक करके क्रम से हम समझते हैं। प्रथम, व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन। इसका अभिप्राय है कि बच्चों की ओर जहां तक हो सके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग ढंग से ध्यान दिया जाए। उन्हें समूह में न शिक्षण प्रदान करके बल्कि वैयक्तिक आधार पर अधिगम बिंदुओं, दक्षताओं एवं विषयों की जानकारी दी जाए। इसका उद्देश्य यह है कि उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, स्थिति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा प्रदान की जाए। दृष्टिबाधित बालकों के संदर्भ में यह सिद्धांत निम्न रूप से 2 कारणों से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण संख्या 1, आजकल हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। विशिष्ट विद्यालयों की कक्षाओं में सामान्यतया 8 से 10 छात्र होते हैं तथा शिक्षक विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त रहते हैं। साथ ही अन्य अध्यापक अपने अनुभव के आधार पर ऐसे बालकों की वैयक्तिक आवश्यकताएं समझने और पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारे देश की सामान्य कक्षाओं में 70-80 बच्चे होते हैं, आसानी से भूल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य शिक्षक उसी भीड़ में 2-4 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दे पाते। परंतु दृष्टिबाधित छात्रों के लिए व्यक्तिकरण एक अनिवार्यता बन जाता है जिससे उनका शैक्षिक उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। अब दूसरे कारण की बात करें, बालकों की दृष्टि विकलांगता व्यक्तिकरण की आवश्यकता को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि कानूनी रूप से दृष्टिबाधित बालकों में भी अनेकों के पास अलग अलग मात्रा में अवशिष्ट दृष्टि हो सकती है। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित होने की आयु, उसके कारण, आंखों की वर्तमान दशा इत्यादि ऐसे कारक हैं जो इन बालकों की शिक्षा प्रक्रिया में दृष्टिवान बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्तिकरण की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं। फलतः शिक्षकों के लिए इस ओर ध्यान देना
अति आवश्यक हो जाता है। अब दूसरे सिद्धांत पे अगर बात करें, शिक्षण में स्थूलता, कंसंट्रेटनेस इन टीचिंग। यद्यपि दृष्टिबाधित बालक अपने परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त अवशिष्ट ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, परंतु स्पर्श न कर पाने की स्थिति में वे उन वस्तुओं की वास्तविकता से अपरिचित रह जाते हैं और अवास्तविकता पर आधारित मौखिकता, वर्बलाइज्म का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह उनके लिए अवांछनीय स्थिति है। आवाज सुनकर वे कुत्ते को पहचान सकते हैं, गंध के आधार पर गुलाब का फूल पहचान सकते हैं, लेकिन स्पर्श के अभाव में इनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहेंगे। अतः स्पर्श इनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्पर्श के माध्यम से दृष्टिबाधित बालक वस्तुओं के आकार, आकृति, कोमलता, कठोरता, कोण, तापमान, कंपन, जीवंतता, सतह की प्रकृति इत्यादि का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। अतः दैनिक जीवन की अधिक से अधिक वस्तुओं तथा सामान्य प्राणियों के संबंध में वास्तविकता से परिचय हेतु उनके स्पर्श को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करना आवश्यक है। निश्चित रूप से स्पर्श की अनेक सीमाएं हैं, किंतु इसका यथासंभव अधिकतम प्रयोग वांछनीय होगा। इन सीमाओं को परिश्रम और समय की बचत के लिए बहाना बनाना हानिकारक होगा। लेटर बॉक्स, ट्रक, कार, गाय, भैंस, खरगोश इत्यादि के बारे में हजारों बार मौखिक जानकारी देने की अपेक्षा वास्तविक रूप से एक बार दिखाना कहीं अधिक उपयुक्त एवं लाभदायक है। नितांत अनिवार्यता है कि ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित बालकों को अनुकृति मॉडल की सहायता से सिखाने का विकल्प चुना जाना चाहिए। इस विषय में प्रत्येक शिक्षक को स्वयं ही निर्णय लेना होता है। साथ ही इस सिद्धांत के अंतर्गत यह भी आवश्यक है, जहां तक हो सके बच्चे को या तो अनुभव तक ले जाया जाए या अनुभव को बच्चे तक पहुंचाया जाए। हमारा शिक्षण मात्र अमूर्त न रहे, बल्कि सूक्ष्म स्थितियों, पदार्थों अथवा घटना चक्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि दृष्टिबाधित बालक अपनी अवशिष्ट इंद्रियों द्वारा उनके विषय में स्थूल रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। इसका अर्थ है कि हम हर संभव प्रत्येक स्थिति में शिक्षण की बहुसंवेदीय प्रणाली मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करें। तीसरे सिद्धांत की अब चर्चा करते हैं, अनुभवों की एक रूपता पर आधारित शिक्षण, टीचिंग बेस्ड ऑन यूनिफाइंग एक्सपीरियंसेस। लेवेनफेल्ड 1973 की मान्यता है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षण में अनुभवों की एक रूपता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसका अर्थ है बच्चे को किसी एक वस्तु का अनुभव देते हुए उसके सभी गुणों, विशेषताओं एवं प्रयोगों की समग्र जानकारी दी जाए। इसके माध्यम से वे अर्थपूर्ण अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखूं, इन बालकों को किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर ले जाएं, वहां अनुभव कराएं, खेत, डाकघर ले जाएं, वहां विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का, उनसे संबंधित विषयों को पढ़ाते हुए समग्र जानकारी सुलभ कराई जाए। सामान्यतः दृष्टिवान बच्चे ऐसे स्थानों में विषय में आकस्मिक अधिगम से पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो अधिकतर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाती। अतः परम आवश्यक है कि ऐसे स्थानों तक हम दृष्टि दिव्यांग साथियों की पहुंच बनाएं। अब जब हम इसके चौथे सिद्धांत पे आते हैं, तो करके सीखना व आत्माभ्यास, लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ प्रैक्टिस। दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए मौखिक निर्देशन ही पर्याप्त नहीं है। उनके साथ वस्तु के विभिन्न गुणों को अलग अलग उदाहरणों द्वारा अथवा किसी क्रिया को उपक्रिया में विभाजित करके सिखाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही साथ बच्चों को किसी क्रिया को स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहें, गणित शिक्षण में जोड़ सिखाते समय 4 + 5 = 9
अथवा 3 धन 7 बराबर 10 या 6 भागे 2 बराबर 3 आदि केवल मौखिक रूप से न बतलाकर बच्चों को स्वयं इनको करके सीखने का अवसर दें। किसी भी क्रिया को स्वयं करके सीखना एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो दृष्टिबाधित बच्चों पर भी उतना ही लागू होता है जितना उनके दृष्टिवान साथियों पर। इसके अतिरिक्त जो भी शिक्षण बिंदु लिया जाए उसे अधिकाधिक रूप से वास्तविक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत करें। इस प्रस्तुतिकरण के बाद बालक से उसकी पुनरावृत्ति करने को कहें। यह सिद्धांत विभिन्न कलाओं तथा कौशलों के अधिगम में विशेष महत्व रखता है तथा प्रत्यय विकास में भी इसकी उपयोगी भूमिका हो सकती है। केवल एक बार क्रिया करना ही पर्याप्त नहीं है। पुनरावृत्ति और प्रबलन के आधार पर बालक को बार बार आत्माभ्यास के लिए भी प्रेरित किया जाए, जिससे संबंध प्रत्यय अथवा कौशल अथवा शिक्षण बिंदु भली प्रकार से दृष्टि दिव्यांग साथियों तक पहुंच बनाई जा सके और दृष्टि दिव्यांग साथियों के शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाते हुए उनके अधिगम में अधिक से अधिक प्रखरता लाई जाए, अस्थायीपन लाया जाए और अनुभवों को प्रगाढ़ बनाया जाए। धन्यवाद।